ठीक है, एक स्लाइड शेयर करते हैं पक्सिनिया की, पहले हिंदी में। ठीक है, कल अपन ने कर लिया था, टीलियल स्टेज पे थे अपन, टीलियल अवस्था, पक्सिनिया की टीलियल अवस्था। तो अपन भूमिका, भूमिका किसमें बेटा, बीएड में है, किसमें है भूमिका, किसमें? बीएड में है मैम। ठीक है, भूमिका भी बीएड में ही है। भूमिका भी बीएड में है, भूमिका बीएड में आ गई। ठीक है, अब देखना बेटा, जो अपन कर रहे थे टीलियल अवस्था की बात, टीलियल स्टेज की, तो टेल्यूटो बीजाणु द्विकोशिक सवृंत तर्कु रूपी तथा गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं और दोनों कोशिकाओं का संधि स्थल कुछ संकीर्णित तथा ऊपरी कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी व गोल शीर्षयुक्त होती है। तो बीजाणु भित्ति मोटी तथा दो स्तरों में विभेदित होती है। टेल्यूटो बीजाणु की प्रत्येक कोशिका में एक जनन छिद्र होता है जो ऊपरी कोशिका में शीर्ष पर तथा निचली कोशिका में पट के ठीक नीचे स्थित होता है। तो अपन कौन सा डायग्राम देख रहे हैं अभी? एक डायग्राम है, मैं आपको शेयर करती हूँ। देखो क्या बताया, ये डायग्राम दिख रहा है आपको टेल्यूटोस्पोर का डायग्राम दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया कि टेल्यूटोस्पोर की प्रत्येक कोशिका में एक जनन छिद्र होता है जो ऊपरी कोशिका में तो शीर्ष पर होता है तथा निचली कोशिका में पट के ठीक नीचे स्थित होता है। तो टेल्यूटोस्पोर की प्रत्येक कोशिका कैसी है? केंद्रक युग में होती है। ये देख रहे हो, केंद्रक युग में होती है, डाइकैरियोटिक होती है। ये डायग्राम में देख रहे हो, टेल्यूटो बीजाणु की प्रत्येक कोशिका केंद्रक युग में होती है। इट हैज ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक होती है और परिपक्व अवस्था में प्रत्येक कोशिका के दोनों केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो जो मैं एरो घुमा रही हूँ तो आप देखना, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो मतलब परिपक्व अवस्था में प्रत्येक कोशिका के दोनों केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। और इसके बाद है टेल्यूटो बीजाणु सोरस से मुक्त होने के पश्चात भूमि पर गिर जाते हैं तथा पादप मलबे में लंबी अवधि तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इसलिए इन्हें रेस्टिंग स्पोर्स, इसलिए इन्हें विश्राम अवस्था बीजाणु रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। मतलब टेल्यूटो स्पोर्स को क्या कहते हैं अपन? रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। और टेल्यूटो बीजाणु का अंकुरण कम तापमान व अधिक आर्द्रता में होता है और अंकुरण के लिए टेल्यूटो बीजाणु को परपोषी की आवश्यकता नहीं होती और टेल्यूटो बीजाणु मृदा में ही अंकुरित होकर बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो जो टेल्यूटो बीजाणु है बेटा, वो अंकुरित हो जाते हैं और ये बेसिडियो स्पोर्स, ये जो एरो घुमा रही हूं मैं, बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अपन बेसिडियल अवस्था इसमें पक्सिनिया में। तो टेल्यूटो बीजाणु सुप्त अवस्था के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं और अंकुरण के समय दोनों कोशिकाओं में उपस्थित जनन छिद्रों से पतली नलिकाकार सीमित वृद्धि की एक एक जनन नलिका निकलती है। इसे प्राक माइसीलियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? प्राक माइसीलियम कहते हैं, या इसे अपन मेटाबैसिडियम कहते हैं या एपीबैसिडियम कहते हैं। तो ये जो जनन नलिका निकल रही है, देख लो आप, ये है टेल्यूटो बीजाणु के, जब अनुकूल अवस्थाओं में अंकुरित होते हैं तो टेल्यूटोस्पोर के अंकुरण के समय दोनों कोशिकाओं में उपस्थित जनन छिद्रों से पतली नलिकाकार सीमित वृद्धि की एक एक जनन नलिका निकलती है और इस जनन नलिका को क्या कहते हैं अपन? प्रोमाइसीलियम। ये देखना, ये जो जनन नलिका है, यहाँ क्या लिख रहा है? प्रोमाइसीलियम कहते हैं, प्राक माइसीलियम कहते हैं या
या अपन कहते हैं मेटाबेसिडियम या एपीबेसिडियम कहते हैं। तो बीजाणु कोशिका का द्विगुणित केंद्रक इस प्रोमाइसिलियम प्राक माइसिलियम में स्थानांतरित हो जाता है और यह द्विगुणित केंद्रक द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित केंद्रक बनाता है जो प्राक माइसिलियम में समान दूरी पर एक पंक्ति में विन्यासित होते हैं। तो इन केंद्रकों के मध्य पट निर्माण से 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार पटयुक्त बेसिडियम का निर्माण होता है जिसे फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं। तो बेसिडियम की प्रत्येक कोशिका से एक प्रांगुल विकसित होता है जिसके शीर्ष पर एक बेसिडियो बीजाणु का परिवर्धन होता है और बेसिडियो बीजाणु का परिवर्धन होता है चूंकि अर्धसूत्रण के समय प्रभेदों का विसंयोजन होता है। अतः दो बेसिडियोस्पोर्स प्लस प्रभेद के होते हैं तथा 2 बेसिडियोस्पोर्स माइनस प्रभेद के होते हैं। तो अपन क्या देखते हैं, अब अपन एसिडियल स्टेज, पिक्निडियल स्टेज तो नीचे आ गई, एक मिनट। हाँ, अब बात करते हैं बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं। ये देखना बेसिडियोस्पोर्स कैसे दिखाई देते हैं। तो डायग्राम दिखा रही हूँ। ये जो बेसिडियोस्पोर्स सूक्ष्म काचाभ एक कोशिक एक केंद्र की तथा अगुणित होते हैं और बीजाणु भित्ति चिकनी व पतली होती है और इनका विमोचन मतलब बेसिडियो बीजाणु का विमोचन बूंद विधि द्वारा होता है तथा मुक्त होने पर वायु द्वारा बेसिडियो बीजाणु प्रकीर्णित होते हैं। तो बेसिडियो बीजाणु प्राथमिक परपोषी को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती है और बेसिडियोस्पोर्स केवल वैकल्पिक परपोषी को ही संक्रमित करते हैं और बेसिडियो बीजाणु अल्पजीवी होते हैं तथा वैकल्पिक परपोषी के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। अब अपन करेंगे बात पिक्निडियल अवस्था की। कौन सी अवस्था की? बेसिडियल स्टेज के बाद आएगी पिक्निडियल अवस्था। तो आप ये देख रहे हो कि एक है, ये है पिक्निडियोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है और पिक्निडियोफोर है। तो इसमें अपन पिक्निडियल स्टेज की बात करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में भी ये वाली स्लाइड शेयर कर देती हूँ टीलियल स्टेज के लिए, ठीक है। हाँ, कल अपन किसकी बात कर रहे थे? लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। तो अपन कहाँ पे थे? टीलियल स्टेज पे थे। तो इसको भी देख लो। हाँ, हेमलता आ गई, इसको दिखाएंगे इसको। हाँ, व्हाट आर टीलियोस्पोर्स? ठीक है, तो टीलियोस्पोर इज स्टॉक्ड स्पिंडल शेप्ड बाइसेल्ड golden brown, dark brown with a transverse septum. The spore wall is very thick and two-layered. Outer wall of teliospore is called as exospore. Outer wall is called as exospore, and this exospore is smooth and thick, while the inner wall is endospore, and endospore is thin and soft. So the teliospores, the spore has 2 germ pores. क्या है? अपन देखते हैं, the spore, teliospore has 2 germ pores, one at the apex of the spore and the other just below the septum. So the young teliospore has 2 nuclei in each cell, but as the teliospore matures, the nuclei fuse and a synkaryon diploid nucleus is formed. देख रहे हो बेटा, यंग स्टेज में teliospores में कैसे हैं? There are 2 nuclei, and in the mature stage, ये डायग्राम में एरो घुमा रही हूँ, the teliospore has the diploid nucleus. So teliospores. So बात किसकी कर रहे हैं? teliospores की. Teliospores are the resting spores of Puccinia. So what are the resting spores? Teliospores are the resting spores of Puccinia. These teliospores are present on
the stubs of host in soil, and these teliospores are also present in air and remain dormant for a long time. In India, teliospores dry due to very high summer temperature in plains, but in temperate regions, teliospores, the teliospores germinate under suitable conditions and basidiospores are formed. No host is required for the germination of teliospores. Now we see the basidial stage. So this is the C and D में देखना, ये E diagram में this is the germination of teliospore and basidiospore. तो ये क्या दिखा है? Basidial stage is the stage 4th. Germ tubes. Germ tubes are formed from the germ pore in each cell of the teliospore under suitable conditions after undergoing a resting phase. The growth of the germ tube is limited and it is called promycelium, metabasidium or epibasidium. देखना बेटा, it is called as promycelium or it is called as metabasidium or epibasidium. The diploid nucleus from each cell of the teliospore is transferred to the metabasidium, and this nucleus undergoes meiosis, forming 4 haploid nuclei. Septa develop between them and 4 uninucleate cells with haploid nucleus are formed. So stigmata arise from each cell at the tip of which develops the basidiospore, and each cell gives rise to 1 basidiospore. Hence 4 basidiospores are formed from each basidium. 2 basidiospores are of one strain and the other 2 basidiospores are of other compatible strain. So we can say basidiospores are one-celled. कैसे basidiospores are one-celled, uninucleate, colorless, haploid, with thin smooth wall and oval shape, and the basidiospores are released forcibly by drop mechanism and are dispersed by wind. So the basidiospores can either infect the alternate host, Burberry, or get destroyed, but can never infect the wheat plants. तो अपन अब हिंदी में किसकी बात करते हैं? पिक्निडियल अवस्था की, इसकी बात करते हैं, पिक्निडियल स्टेज की बात करते हैं फंगस पक्सीनिया में। तो ये है पिक्निडियल अवस्था। तो बेसिडियो बीजाणु वायु द्वारा अपने वैकल्पिक परपोषी पर पहुंचते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। मतलब जब बेसिडियो बीजाणुओं को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये अंकुरित होते हैं और अंकुरन के समय जनन नलिका का निर्माण होता है तथा परपोषी की बाह्य त्वचा को भेदकर अंतरकोशिक स्थलों में एक केंद्र की अथवा प्राथमिक कवक जाल का निर्माण करती है। यह कवक जाल चूषकांगों की सहायता से अपना पोषण अवशोषित करता है। तो बेसिडियो बीजाणु के प्रभेद के अनुसार यह कवक जाल प्लस प्रभेद अथवा माइनस प्रभेद का होता है और बर्बेरिस की पत्तियों पर दोनों प्रभेद के बेसिडियो बीजाणु अंकुरित होकर प्लस व माइनस प्रभेदों के कवक जाल बनाते हैं। कहने का मतलब है बेटा जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो बेसिडियो बीजाणु अंकुरित होते हैं और बेसिडियो बीजाणु किस पर अंकुरित होते हैं? अल्टरनेट होस्ट पर। और अल्टरनेट होस्ट क्या है? बर्बेरिस की पत्ती। तो जब बेसिडियो बीजाणु बर्बेरिस की पत्ती पर अंकुरित होते हैं तो बेसिडियो बीजाणु अंकुरित होकर प्लस प्रभेद व माइनस प्रभेद का कवक जाल माइसीलियम बनाते हैं। तो बर्बेरिस पर पिक्निडियल तथा एसिडियल अवस्था बनती है और संक्रमण के कुछ दिनों बाद परपोषी की ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे कवक तंतुओं की कुछ सघन संहतियां बन जाती हैं। यह संहतियां पिक्निडियम अथवा स्पर्मोगोनियम में परिवर्तित हो जाती है और ये पत्ती की ऊपरी सतह पर हल्के धब्बों के रूप में दिखाई देती है। पत्ती के अनुप्रस्थ काट में पिक्निडियम अंतःस्थापित फ्लास्क सदस्य संरचना दिखाई देती है
जो बाह्य स्तर पर एक सूक्ष्म छिद्र ऑस्टियोल द्वारा खुलती है। तो कवक जाल के प्रभेद के अनुसार पिक्निडियम प्लस अथवा माइनस प्रभेद के होते हैं। इसकी फ्लास्क सदस्य गुहिका की भित्ति कवक तंतुओं के आभासीय मृदुतक से बनी होती है और भित्ति से अनेक एक कोशिक एक केंद्र की कवक तंतु गुहिका के केंद्र की ओर वृद्धि करते हैं, जिन्हें जिन्हें पिक्निडियोफोर पिक्निडियम धर अथवा स्पर्मेशियोफोर कहते हैं। तो पिक्निडियम धर के शीर्ष पर अनेक एक केंद्र की बीजाणुओं का निर्माण तलाभिसारी क्रम में होता है और इन बीजाणुओं को पिक्निडियोस्पोर्स पिक्निडियो बीजाणु अथवा स्पर्मेशियम कहते हैं, जो अचल नर युग्मक का कार्य करते हैं। तो मैं एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ हिंदी में, ठीक है। आप इसके बारे में बताए थे कि ये देखना बेटा, ये तो है पिक्निडियोस्पोर्स, जो मैंने अभी नाम लिया, ये तो है पिक्निडियोफोर, ये है पिक्निडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है। किसका बताया है? पिक्निडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है। तो इसमें आप देखना, ये वाला बता रही हूं मैं कि इन पिक्निडियोफोर के शीर्ष पर अनेक एक केंद्र की बीजाणुओं का निर्माण तलाभिसारी क्रम में होता है और इन बीजाणुओं को बेटा पिक्निडियोस्पोर्स, ये मैं घुमा रही हूँ, पिक्निडियोस्पोर्स मतलब पिक्निडियो बीजाणु, पिक्निडियोस्पोर्स कहते हैं अथवा स्पर्मेशियम कहते हैं। और पिक्निडियम की भित्ति के ऊपरी भाग से अनेक पतले बंधे तंतु विकसित होते हैं जो ऑस्टियोल से बाहर आ जाते हैं। इन्हें पेरीफाइसिस कहते हैं। देखना बेटा, इन्हें पेरीफाइसिस कहते हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त पिक्निडियम के छिद्र के निकट तथा पेरीफाइसिस के बीच बीच पतले लंबे पटयुक्त तथा शाखित या अशाखित कवक तंतु विकसित होते हैं। इन्हें ग्राही कवक तंतु, रिसेप्टिव हाइफे और फ्लेक्सस हाइफे कहते हैं। देखना डायग्राम में दिखाया है, रिसेप्टिव हाइफे मतलब रिसेप्टिव हाइफे किसे कहते हैं? पिक्निडियम के छिद्र के निकट तथा पेरीफाइसिस के बीच बीच पतले लंबे पटयुक्त तथा शाखित या अशाखित कवक तंतु विकसित होते हैं। इन्हें ग्राही तंतु अथवा फ्लेक्सुअस कवक तंतु रिसेप्टिव हाइफे कहते हैं और ये तंतु भी छिद्र द्वारा बाहर निकले रहते हैं तथा मादा संरचनाओं के समान व्यवहार करते हैं। तो वैकल्पिक परपोषी की पत्ती पर प्लस प्रभेद व माइनस प्रभेद के अनेक पिक्निडियम विकसित होते हैं तथा प्रत्येक प्रभेद के पिक्निडियम में उसी प्रभेद के स्पर्मेशिया तथा ग्राही तंतु रिसेप्टिव हाइफे विकसित होते हैं। तो अपन देखते हैं परिपक्व पिक्निया अथवा अचल बीजाणु पिक्नियोस्पोर और स्पर्मेशियम मकरंद में लिपटे हुए पिक्निडियम के छिद्र से बाहर निकलते हैं और मकरंद कीटों को आकर्षित करता है तथा अचल पुमाणु कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं और कीटों की सहायता से एक प्रभेद के अचल पुमाणु विपरीत प्रभेद के ग्राही तंतुओं पर पहुंचते हैं। तो कीटों की सहायता से, इंसेक्ट की सहायता से एक प्रभेद के अचल पुमाणु विपरीत प्रभेद के ग्राही तंतुओं पर पहुंच जाते हैं और यह क्रिया स्पर्मेटाइजेशन कहलाती है। तो अचल पुमाणु व ग्राही तंतु की उभयनिष्ठ भित्ति खुल जाती है जिससे पुमाणु केंद्रक ग्राही तंतु में स्थानांतरित हो जाता है तथा डाइकैरियोफेज स्थापित हो जाती है। तो अचल पुमाणु से आने वाला केंद्रक कवक तंतु के पट छिद्र से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तथा संपूर्ण कवक जाल इस क्रिया द्वारा केंद्रक युग्मी हो जाता है। तो अपन क्या देख रहे थे अभी? पिक्निडियल अवस्था, लास्ट है अपनी एसिडियल अवस्था जो कि इस डायग्राम द्वारा दिखाई गई है। एसिडियल अवस्था तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश वाले को भी बता देती हूँ अभी, इंग्लिश मीडियम में। एक और है कमला, बेटा आप किसके हो? बीएड के हो क्या? कमला भगोड़ा, कमला बेटा बीएड में हो? ठीक है बेटा, ओके बेटा आपकी भी लगा देते हैं, कमला बीएड में है, ठीक है। अब इंग्लिश की मैम मेरी भी लगा देना प्रेजेंट। कौन है? मनीषा?
नो मैम, हेमलता। हेमलता लगा दी आपकी, हेमलता की लगा दी। मैम मेरी भी। और मैम कौन है बीएड नाम? में। नाम बोलो बेटा। मैम आरती चौधरी। आपकी भी लगा दी मैम बेटा। मीनाक्षी चौधरी। आरती लगा दी बेटा, आरती। मैम मीनाक्षी चौधरी। मैम मीनाक्षी अंजलि लगा दी। मीना। अंजलि मीना की लगा दी, मीनाक्षी की लगा दी बेटा। अच्छा, अब है स्पर्मोगोनियल स्टेज, स्टेज 0। स्पर्मोगोनियल स्टेज, स्टेज 0 की बात कर रहे हैं। तो द यूनिन्यूक्लिएट, यहाँ तक तो गया था बेसिडियल। द यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स germinate on Burberry leaf under favorable conditions. So the germ tube penetrates the cuticle and cell wall of epidermis and forms the primary hyphae of 4 to 6 cells. Later, the branches are formed and mycelium spreads intercellularly. This mycelium is made up of uninucleate haploid cells of one strain that is positive and obtains nutrition through the haustoria. After some time, the mycelium accumulates below the epidermis, forming pseudoparenchymatous mass. A few days after the infection of Burberry leaf, spermogonia appear on the upper surface of the leaf as circular raised spots. ये देख लो बेटा, ये जो डायग्राम है ये दिखाया है क्लस्टर ऑफ स्पर्मोगोनिया। ये एनलार्ज कर देती हूँ। These are the cluster of spermogonia। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, a few days after infection of the Burberry leaf, ये किसकी पत्ती है, लीफ है बर्बेरी की। तो a few days after the infection of Burberry leaf, the spermogonia appear on the upper surface of the leaf as circular raised spots, and these spermogonia appear flask shaped and oval in transverse section and open on the surface of the leaf by ostiole. These spermogonia appear flask shaped and open on the surface of the leaf by ostiole. So the ball of the spermogonium, the ball of the spermogonium is thick. The ball of the spermogonium is thick and pseudoparenchymatous. From the inner surface of the spermogonium, numerous one-celled and uninucleate spermatiophore or pycnidiophore grow towards the center. You are seeing, मतलब a number of spermatiophores are there. ये देख लो, मैं एरो घुमा रही हूँ। मतलब एंडोस्पर्मेशिया, मतलब क्या बता रही हूँ बेटा, the wall of the spermogonium is thick and pseudoparenchymatous. From the inner surface of the spermogonium, numerous one-celled and uninucleate spermatiophore or pycnidiophore grow towards the center, as you see in the diagram. So spermatia, these are the spermatia or pycnidiospores are formed in chains. Spermatia or pycnidiospores are formed in chains in basipetal arrangement, and spermatia are microscopic, unicellular, uninucleate, oval or spherical in shape and thin-walled, and many sterile hyphae arise from the inner wall of the spermogonium in the upper half near the ostiole and emerge out of the ostiole. They are unbranched, pointed, and orange in color and are called as periphysis and are called as periphysis. Besides periphysis, branched, thin-walled, aseptate, branched receptive hyphae also emerge out of the ostiole. So as you see in the diagram, from the ostiole emerge out the receptive hyphae, and these receptive hyphae, they are branched and thin-walled and aseptate. So ये जो receptive hyphae आप देख रहे हो in the diagram, these are branched, these are aseptate, and these are thin-walled. ठीक है, ये वाला डायग्राम हो गया। एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, these are the spermatiophores in the E diagram, and on the apex, at the apex of the spermatiophore, spermatia are born, and this is the wall of the spermogonium. ठीक है, तो abundant spermatia are formed and get accumulated
the spermogonial opening in sweet viscous nectariferous drop. तो अपन देखते हैं सिमिलरली इसका जो माइसीलियम है वो दिखा देते हैं. तो similarly mycelium and spermogonia with spermatia and receptive hyphae of other strain as a negative strain is formed. Many spermogonia are formed on a single barberry leaf. The sweet nectar attracts the insects, and when they visit them, spermatia are accidentally transferred to the receptive hyphae of the other strain, and this process is called as spermatization. तो spermatization किसे कहते हैं? मतलब the nectar attracts the insects, and when the insects visits them, the spermatia are transferred to the receptive hyphae of the other strain, and this process is called as spermatization. When spermatia and receptive hyphae of opposite strains come in contact, their walls dissolve and nucleus of the spermatium moves into the receptive hyphae and dikaryotic phase is established. This process is called as dikaryoticization. This process is called as dikaryoticization. हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पक्सीनिया में पूछना है अभी तक तो पूछ लो बेटा. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पक्सीनिया में अभी तक जो समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो कल भी अपन पक्सीनिया ही करेंगे, थोड़ा लंबा है, इसकी लाइफ साइकिल है. तो इसके सिम्टम्स, डिजीज क्या फैलाती है? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट. ठीक है, अभी किसी को पूछना है तो पूछ लो. कल अपन एसिडियल अवस्था करेंगे. क्या करेंगे? एसिडियल अवस्था, और एक डिजीज है जो पक्सीनिया फैलाती है, ब्लैक स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट. तो इसी में कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहो, दीपिका, कामाक्षी, रेखा चौधरी, खुशी मीणा, कोमल चौहान, किसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. ठीक है, अटेंडेंस आपकी चली जाएगी आज. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम आपसे एक हेल्प चाहिए थी. हाँ बोले. मीनाक्षी बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैम मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ. हाँ बोले मीनाक्षी, क्या हेल्प चाहिए बेटा? मैम जो हमारी कॉलेज है ना, हाँ कॉलेज है आपकी, महारानी गर्ल्स कॉलेज. ठीक है, हाँ उसमें एनसीसी या फिर एनएसएस की कुछ है क्या फैकल्टी? किसकी? एनएसएस, नेशनल सर्विस कैंप, नेशनल. हाँ, और या फिर एनएससीसी. बेटा एनएसएस की फैकल्टी तो है, ये प्रॉपर मीनाक्षी मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे वो बीएड वाले को पता होगी ज्यादा. बीएड में फैकल्टी है ना आपकी, उनसे पूछना पड़ेगा बेटा. है तो सही अपने एनएसएस कैंप जो लगता है ना, वैसे तो होना चाहिए या, है ना बेटा. और मैम एनसीसी? एनसीसी नेशनल कैडेट का भी बेटा मुझे आइडिया पूरा नहीं है, या आप या तो नूतन मैडम से पूछ लो, या कोई बीएड की फैकल्टी ऐसे नेहा जी हैं, उनको आइडिया होगा बेटा. मैम आप इनमें से किसी के नंबर सेंड कर दो ग्रुप पे, या फिर वो नूतन पुजारी मैडम सर है ना, अच्छा हाँ, उनके नंबर सेंड कर दो ग्रुप पे. पुजारी सर के तो नहीं है बेटा, मैं नूतन जी के दे दूं ग्रुप में, नूतन जी के. हाँ मैम किसी के भी दे दो, मतलब पापा को चाहिए. बेटा ग्रुप पे सेंड करूँ या आपके पर्सनल मोबाइल पे कर दूं? ग्रुप पे कर दो या फिर पर्सनली. अच्छा ठीक है, कर दूंगी बेटा, है ना. नूतन मैडम क्या कर दोगे? पुजारी सर का तो मेरे पास